नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम MPPSC के जो PYQ हैं वो लगा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि MPPSC हो या मध्य प्रदेश की अन्य एग्ज़ाम हो, लगभग लगभग जो बेसिक GS है वो सेम होता है, चाहे पटवारी, कांस्टेबल, SI या अदर एग्ज़ाम। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विसेज से अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अदर एग्ज़ाम्स के इधर भी पूछे जाते हैं। तो पहला हम इसमें प्रश्न लेते हैं। तो देखते हैं कि 40 से पहले के प्रश्न हम लगा चुके हैं। तो देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? ये बात कर रहा है ई कॉमर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स आयाम, अब देखो, अमीरी ई कॉमर्स क्या अंतःक्रियाशील है या ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल रीच, मतलब कहीं से भी हम कहीं से सामान खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स में आप जानते हैं ऑनलाइन बिजनेस या इसका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है एक्चुअल में, इसका असली मतलब देखें तो। इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए? आंसर इसका यही है। व्याख्या देखते हैं। ई कॉमर्स के आयामों में वैश्विक पहुंच सबसे महत्वपूर्ण है, जो व्यापार को भौगोलिक सीमाओं से परे ले जाता है। ये आपको पढ़ना चाहिए। इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि B2B का क्या मतलब है, B2C का क्या मतलब है, C2B का क्या मतलब है। इनके मतलब भी पूछे जाते हैं, तो ये कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनको भी तैयार कर लें। इसका मतलब भी पूछा जाता है, ई कॉमर्स का क्या मतलब है, तो ई बिजनेस इसका मतलब, जो मेन अर्थ है इसका, ई बिजनेस। ठीक। ई कॉमर्स कंपनियों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से ई कॉमर्स कंपनी है, कौन सी नहीं है, कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स की है, कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग की है, वो पूछे। एक बार फिल्टर जो होता है, आपने देखा हो कि हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक फ़िल्टर का यूज़, एक बार वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न इस तरीके के यहाँ बनते हैं। अब इसमें और प्रश्न पूछे जा चुके हैं। B2B पूछा जा चुका है। अच्छा, एक इसका ये भी पूछा जाता कि इसका कि इसको शुरू कब हुआ और कहाँ से किसने किया। तो इसकी शुरुआत हुई है 1979 से। ठीक है, एक मिचेल एल्ड्रिन करके, एल्ड्रिच करके हुए हैं, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये भी कभी पूछा जाए तो आप लोग देख लें इसको। नेक्स्ट उस पे आते हैं हम। निम्न में से रोबोट का फायदा नहीं है, रोबोट का फायदा नहीं है, रोबोट का काम नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? फायदा, मतलब ये कौन सा रोबोट से फायदा नहीं होता है। तो ये वे असमर्थ व्यक्तियों की सहायता कर सकती हैं, तो ये हमारा फायदा हो गया। वे नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये नुकसान है, फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो गया। वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, ये भी ठीक है। जैसे कि कोई युद्ध स्थिति हो, आपात स्थिति हो, आगजनी हो गई हो, बाढ़ स्थिति हो, तो वहां पे इनका उपयोग हम कर सकते हैं। वे थकते नहीं है और आराम की आवश्यक, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट इस पे जाते हैं। अच्छा, रोबोटिक्स से अभी तक जो प्रश्न बने हैं, एक तो रोबोट देख लेना कि सबसे पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट तो एक रश्मि है। फिर सबसे पहले नागरिकता लेने वाला रोबोट तो एक सोफिया करके, सऊदी अरब ने उसको नागरिकता दी थी, तो पहली बार नागरिकता। व्योम मित्रा करके है इसरो का रोबोट, जो गगनयान के साथ उसका यूज़ करने वाले हैं। कौन से सेना में रोबोट आए हैं वो भी आप पढ़ना है। कौन से रोबोट, ये थोड़ा सा पूछता है वो कि वर्ल्ड का पहला रोबोट, बोलने वाला पहला रोबोट, मेडिकल क्षेत्र में, ऐसे करके आप इनको 8-10 रोबोट के आपको नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें, हाँ, ये तो सिंपल सा है, तो इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया अनुकूलन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मतलब सोशल मीडिया को हम मोस्टली क्या उससे बहुत ज़्यादा अनुकूलन कर सकते हैं। तो देखो, सोशल नेटवर्किंग द्वारा आसानी से प्रचार बनाना सही है, स्पष्ट, तो यही हमारा उत्तर सही होगा। ठीक। ये अपने डेली यूज़, जो हम मैं बोलता हूँ बार बार कि ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे हम सोशल मीडिया चलाते हैं, न्यूज़ करंट अफेयर्स को देखते रहना चाहिए, तो इससे ही हमारे प्रश्न बनते हैं। मोस्टली 9th यूनिट के प्रश्न मोस्टली करंट से जुड़े हुए रहते हैं, या हम डेली यूज़ में जो जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, या हमारी जो सरकारें यूज़ करती हैं,
या हमारी कंपनीज यूज़ करती हैं या टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं या कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, तो इस 9th यूनिट से वहाँ से प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि साइबर सुरक्षा। अब देखो साइबर सुरक्षा की विशेषता कौन सी है। तो ये भी है आंतरिक खतरों के खिलाफ रक्षा, अनुपालन मतलब कुछ उसकी हमको अनुपालन करना पड़ेगा चीज़ों को, खतरे की रोकथाम भी करता है जैसे कोई, तो ये उपरोक्त सभी डी आंसर हो जाएगा। मोस्टली ऐसे प्रश्न में मोस्टली या तो डी ए बी ऐसे कभी होते हैं, तो 70% आंसर वही होता है। ठीक है, इसको भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो ई गवर्नेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सटीक है। ई गवर्नेंस, ई मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स से ले सकते, गवर्नेंस मतलब शासन, ये दोनों शब्द समझ में आ रहे हैं ना। तो अब इसमें क्या कि नागरिकों की नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, तकनीकी, ठीक है तकनीकी आ गया ना, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, मतलब ई कॉमर्स के लोगों के विश्वास सुनिश्चित करना, ये तो हो गई नहीं। तो तकनीकी आधारित शासन मतलब जैसे कि हम ऑनलाइन शासन की योजनाओं को देख सकें, ऑनलाइन उसकी डिटेल्स देख सकें, आप ऑनलाइन, एक होता है ना कि एकीकृत खिड़की जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे एक ही उस पे सारी सुविधाएं मिले हमको, तो वो ये तकनीकी के माध्यम से होता है। जैसे स्वान चल रहा है नेट के द्वारा, गवर्नमेंट में ई ऑफिस चलने लगा है, तो उसका यूज करें शासन में, तो वो ई गवर्नेंस से संबंधित है। ठीक, सटीक की बात करें, ठीक है ये भी वही है। नेक्स्ट देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का जनक किसे कहा जाता है। तो जॉन मैकार्थी है, ये रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की, इसमें एआई की लैंग्वेजेस पढ़ लें कि कौन सी लैंग्वेज, या एआई की लैंग्वेज पहली लैंग्वेज कौन सी थी, उसके जनक कौन थे, इन्होंने भी एक लैंग्वेज दी है, तो ऐसे करके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसमें वही है कि जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है 19, ये सन याद कर लें एक बार, कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और एआई शब्द को पहली बार प्रयोग किया था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसमें दिया होगा, आगे देखते हैं। कॉन्टेसा, ठीक है, कॉन्टेसा एक वास्तविक वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। एलेक्सा किसका है, अमेजन का है। कॉर्टाना किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। सिरी किसका है, एप्पल का है। तो ये जितने आपके वर्चुअल असिस्टेंट हैं, कौन सी कंपनी का कौन सा है, तो ये हमको पता होना चाहिए। और पहला कौन सा है, कौन सा क्या है, कौन सा कैसे, मोस्टली तो आप एलेक्सा और ये तीनों हम यूज़ करते ही हैं, आईफोन है तो उसमें यूज़ होता है, तो ऐसे करके आपको ये देखना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग ये बेसिकली 9th यूनिट और फिजिक्स की तरफ का प्रश्न है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें आइडिया नहीं है। हमारे नेक्स्ट वीडियोस जब बनेंगे तो इस सब्जेक्ट के भी जो एक्सपर्ट होंगे वो इस पे ज़्यादा ज्ञान देंगे। आंसर इसका टनल डायोड है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रयोग नहीं की जा सकती है। ठीक, ये भी आंसर मैं बता रहा हूँ, डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियोस जब बनेंगे, टेक्निकली जो क्वेश्चंस हैं 9th यूनिट के, तो उनमें आपको और सटीक आंसर मिलेगा। इसका है, ठीक, डी आंसर है, अशुद्धि इंजेक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है। एआई के पक्षपात का स्रोत नहीं है, मतलब ऐसी चीज नहीं है जिससे पक्षपात हो सकता है, वो ऐसा इनमें से कौन सा है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो डेटा, यस डेटा, हम एआई को कौन सा डेटा दे रहे हैं, तो हो सकता है वो उससे पक्षपात कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने उसको डेटा दिया, एक तरफा डेटा दे दिया, हिंदी 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 दे दिए, तो अदर लैंग्वेज के साथ पक्षपात हो सकता है। कोई भौगोलिक एरियाज को लेके या कल्चर को लेके एल्गोरिदम उसका गलत डिजाइन हुआ या कुछ भी मिस्टेक हुई, तो उससे भी पक्षपात होने की संभावना है। लोग, उसको बना कौन रहा है, उसमें टीम कौन सी लगी है, उनसे भी ऐसा कुछ हो सकता है। एबिलिटी, क्षमता, उसकी कितनी क्षमता है, उससे पक्षपात का लेना देना नहीं रहता है। ठीक, उत्तर है एआई
में बायस के मुख्य स्रोत डेटा है। यदि प्रशिक्षण डेटा पूर्वाग्रहपूर्ण है तो पक्षपात होने की संभावना है। यदि एल्गोरिदम में त्रुटियां हैं तो पक्षपात होने, यदि डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स की अपनी पूर्वाग्रह है तो भी पक्षपात हो सकता है। एबिलिटी एक जो ऐसा स्रोत है जो इस पक्षपात का स्रोत नहीं है। ठीक, तो हमारे 50 प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज़ में, PYQ की सीरीज़ में। जल्दी हम 21 के भी लाएंगे। कुछ मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई है कि 10th यूनिट को हम शुरू करें, तो 10th यूनिट और MP का GS मैं प्रयास करूंगा कि मैं स्वयं ही इसको अपन डिस्कस कर सकें। ठीक, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।